राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संपत्ति अंतरण अधिनियम पर चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही जटिल टॉपिक, बहुत ही समस्यात्मक टॉपिक, ठीक है। बच्चों के ना समझ में आने वाला टॉपिक, बच्चों को परेशान करने वाला टॉपिक, बच्चों को हतोत्साहित करने वाला टॉपिक, सबसे आसान कर दूंगा आज। बिल्कुल इस टीपी को अपने हाथ में कर लोगे, अपने मुट्ठी में कर लोगे, ठीक है। बस केवल देखते रहो इस पूरे वीडियो को, ठीक है। अंत तक जरूर देखना और एक बार नहीं 10 बार देखना। निश्चित तौर से ये पूरा टीपी आपके समझ में आ जाएगा, आपके पकड़ में आ जाएगा। आज से ये आपका हो जाएगा, श्योर है। आज से ये आपका हो जाएगा, आज से आपका राज इस पर चलेगा। आज से ये टीपी आपका गुलाम हो जाएगा, आपका गुलाम हो जाएगा। पूरी गारंटी के साथ कहता हूं। बस इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरूर अंत तक देखिएगा। अगर अंत तक नहीं देखोगे तो मेरी बात का दावा नहीं कर सकते हो। और एक गारंटी जरूर कहूंगा इसके साथ ही साथ कि इस वीडियो को अगर आपने एक नहीं 4 बार अगर देख लिया, बताई गई सारी बातें अगर आपने याद कर ली, तो किसी भी एग्जाम में, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पंजाब हो और दिल्ली हो, किसी भी स्टेट में आप जाइए, यहाँ तक बिहार हो, कोई भी राज्य हो, जो भी हिंदी भाषी राज्य है जहाँ ये सिलेबस में रखा है, कम से कम 50% क्वेश्चन इस एक वीडियो से आप लेकर के आओगे। इस 50% क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाता है तो गारंटी के साथ कहता हूं 5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे मात्र इस एक वीडियो को देखने से। पूरी गारंटी के साथ कहता हूं। आप एग्जाम देकर आइएगा, फिर बताइएगा कि सर इस वीडियो से कितने क्वेश्चन फंसे हैं। अगर नहीं फंसेगा तो तुरंत कमेंट में बताइएगा कि सर आपका दावा जो है बिल्कुल गलत साबित हो गया है। तो बस केवल देखना है। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तुरंत कर दीजिए, तुरंत पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इस तरह का वीडियो धमाकेदार आपको जरूर मिलता रहे। और आप लाइक शेयर कमेंट रुक रुक करके बीच में जरूर कर दीजिए, बिल्कुल याद कर कर के करते रहिए, भूलिए नहीं। और इस धमाकेदार वीडियो का अंदाज मैं शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882। इसको बच्चे कहते हैं बहुत कठिन सब्जेक्ट है। बिल्कुल कठिन नहीं है, कठिन केवल इसलिए है कि आप इसके शब्दों को समझ नहीं पाते हो। बाकी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये कठिन हो। अभी आप देखिए, मैं मुश्किल से इसको 40 से 45 मिनट में, 50 मिनट में कैसे इसको आसान बना देता हूं। आप देखिए, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882, इसका नाम है संपत्ति, ठीक है। नाम से पहले पकड़िए, क्या है ये संपत्ति। संपत्ति का मतलब होता है 2 प्रकार की संपत्तियां, चल और अचल। यानी संपत्ति कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की होती हैं, चल और अचल। और फिर इन दोनों के 2 भाग बन जाते हैं, मूर्त अमूर्त। मूर्त अमूर्त यानी चल संपत्ति भी 2 भाग में होती है, मूर्त अमूर्त। मूर्त का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जिसका कोई रूप रंग आकार हो। जैसे ये क्या है? एक चल संपत्ति है और चल में क्या है? मूर्त संपत्ति है। यानी ये दिख रहा है, इसका रूप है, इसका रंग है, इसका आकार है। और एक ऐसी संपत्तियां जिसका ना तो रूप हो, ना रंग हो, ना आकार हो, संपत्ति के श्रेणी में वो भी आते हैं। जैसे हमारे राइट्स, ठीक है, हमारा गुडविल, हमारी कॉपीराइट, ये भी संपत्ति हैं, लेकिन इनका रूप रंग आकार नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये संपत्ति नहीं है। दूसरी अचल संपत्तियां, ठीक है। तो अचल संपत्ति भी 2 प्रकार की, चल संपत्ति भी 2 प्रकार की। चल अचल में कुछ बताना नहीं। चल मतलब जो चलायमान हो, अचल मतलब जो एक जगह स्थिर हो, ठीक। आगे आ जाइए। तो संपत्ति लिखा है, उसके बाद अंतरण लिखा है। अंतरण का मतलब कि उसका एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। तो जाना क्या? संपत्ति तो जहां है वहीं रहेगी। अगर अचल है, ठीक है, उसमें स्वामित्व का अंतरण होता रहता है, मालिकाना हक अंतरित होता रहता है। आज हम मालिक हैं, कल मेरा बेटा हो जाएगा, कल बेटे का बेटा हो जाएगा। मैं जिसको बेच दूंगा वो उसको चला जाएगा, मैं किसी को जो है दान कर दूं तो उसको अंतरित हो जाएगा, ठीक है। तो अंतरण, अंतरण का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। चाहे स्वामित्व का अंतरण हो, चाहे स्वामित्व के साथ साथ संपत्ति का भी अंतरण हो। जैसे कुर्सी है, मैं किसी को बेच दिया तो मेरा मालिकाना हक भी चला जाएगा, मेरा टाइटल भी चला जाएगा और मेरा पोजीशन भी चला जाएगा, यानी संपत्ति भी वहां से चली जाएगी। तो ये संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी संपत्ति के अंतरण पे बनाया गया कानून है। कब बनाया गया? 1882 में। अधिनियम संख्या क्या है? 4 है। अध्याय कितने हैं? 8 हैं। धाराएं कितनी हैं? 137, ठीक। तो 4 अधिनियम संख्या 4, अध्याय 8, धारा 137 रट लीजिएगा, यही सब एग्जाम में पूछे जाएंगे।
कब ये पास हुआ है? 17 फरवरी 1882 को। पासिंग डेट क्या है? 17 फरवरी, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, 3 दिन कम होता तो वैलेंटाइन डे बन जाता। ठीक, उसके बाद इनफोर्स डेट क्या है? 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई 1882 को ये इनफोर्स हुआ है, लागू हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण डेट है। ठीक, इधर आ जाइए, देखिए ये क्या है? सिविल मौलिक विधि है। कैसी विधि है ये? सिविल सब्सटेंटिव लॉ है। ठीक, सिविल सब्सटेंटिव लॉ है, इसका मतलब प्रोसीजरल नहीं है, सिविल सब्सटेंटिव लॉ है, यानी इसमें किसी अधिकार दायित्व की बात की गई होगी, श्योर है। ठीक, उसके बाद ये कैसा प्रभाव रखता है? भविष्यलक्षी प्रभाव रखता है, यानी ये अधिनियम कैसा प्रभाव रखता है? भविष्यलक्षी, भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता है। इस पे केस है शालिग्राम का। ठीक है, शालिग्राम बनाम सम्राट का केस है 1945 का, जिसमें कहा गया कि इसका प्रभाव भूतलक्षी है, भविष्यलक्षी नहीं है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का ये प्रशिष्टि 6 का विषय है। समवर्ती सूची की प्रशिष्टि 6 का विषय है। और जिस समय यह अधिनियम बनाया गया उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड रिपिन महोदय थे, बिल्कुल याद रखिएगा, लॉर्ड रिपिन। ठीक है, क्यों? क्योंकि 1882 में बनाया गया कानून है और 1882 में भारत में वायसराय होते थे। गवर्नर जनरल का पद 1858 में ही खत्म कर दिया गया था। ठीक है, अब आ जाइए, चलिए अब पूरे टीपीए को देखिए, मैंने 2 भाग में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा है। लेकिन 2 भागों में बांटने से पहले फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर जाके कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट साथ ही साथ करते रहिए, मत भूलिए। ठीक है, मुझे बार बार बताना ना पड़े, आप जरूर याद करके अपनी जिम्मेदारी के साथ ये काम निभाते रहिए। बाकी मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसको कर रहा हूँ। आप देखिए, इसको 2 भाग में पूरे टीपीए को बांटा हूँ। ठीक है, अब इसको बांटने से पहले मैं कुछ और चीजों को बताता हूँ। आप लोगों ने भारतीय दंड संहिता पढ़ा होगा, आप लोगों ने भारतीय संविदा अधिनियम पढ़ा होगा। ठीक, अगर भारतीय दंड संहिता आप लोगों ने पढ़ा है, यानी इंडियन पैनल कोड पढ़ा है, तो इंडियन पैनल कोड में 2 तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। एक, इंडियन पैनल कोड में कुछ कॉमन चीजें लिखी हुई हैं शुरुआत में। ठीक है, सैद्धांतिक पक्ष जिसको कहते हैं, सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, जो धारा 1 से लेकर के धारा 120 का तक चलते हैं, धारा 1 से लेकर के 120 का तक। जैसे आपराधिक षड्यंत्र भी अपने आप में एक सिद्धांत भी है, दुष्प्रेरण भी एक अपने आप में सिद्धांत है, अबेटमेंट वो जनरल डिफेंस, ठीक है, सामान्य अपवाद भी अपने आप में डिफेंस अपवाद है। ये सब अपराध, ये सब नियम न केवल आईपीसी के अपराधों पर लागू होते हैं, बल्कि आईपीसी से भिन्न सभी विशेष एवं स्थानीय विधियों पर भी लागू होते हैं। ठीक, उसी तरह से अध्याय 3 दंड के बारे में जो लिखा हुआ धारा 53 से 75 तक, वो पूरा सिद्धांत न केवल आईपीसी पे लागू होता है बल्कि आईपीसी से भिन्न अपराधों पे भी लागू होता है। उसी तरह से ठीक है, संविदा अधिनियम आप देखेंगे, संविदा अधिनियम 2 भागों में बटा हुआ है, धारा 1 से लेकर 75, उसके बाद आगे 3 चैप्टर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो धारा 1 से 75 सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला चैप्टर है। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत बताता है, संविदा कैसे की जाएगी, संविदा कौन कर सकता है, क्या होता है प्रस्तावना, क्या होता है प्रपोजल, क्या होता है एक्सेप्टेंस, क्या होता है एग्रीमेंट, क्या होता है वाइड संविदा, क्या होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, मतलब पूरा सिद्धांत बताया, क्या है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन क्या होता है, रेमेडी क्या लिखा हुआ, यानी सब पूरी तरह से वो सिद्धांत धारा 1 से 75 तक बताया गया है। और उसके बाद कुछ विशेष प्रकार की संविदा की बात की गई है, जैसे क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूत की संविदा, गिरवी और उपनिधान, ठीक है, एजेंसी, ये 3 चैप्टर्स की बात उसमें की गई है। बाकी 2 चैप्टर्स वहां से रिपील कर दिए गए हैं संविदा अधिनियम से, अध्याय 7 और अध्याय 11। ठीक है, अध्याय 7 और 11 को हटा करके आपका माल विक्रय अधिनियम अलग से बनाया गया और भागीदारी अधिनियम अलग से बनाया गया। ठीक है, ठीक उसी तरीके से हमारा संविदा संपत्ति अंतरण अधिनियम भी 2 भागों में बटा हुआ है। कुछ सैद्धांतिक पक्ष हैं, कुछ व्यवहारिक पक्ष हैं, यानी कुछ विशेष प्रकार की संपत्तियों के अंतरण की बात की गई है और कुछ सिद्धांत बताए गए हैं। ये सिद्धांत न केवल इस टीपीए में बताए गए कुछ विशेष प्रकार की संपत्तियों के अंतरण पे लागू होते हैं, बल्कि ये भारत में जितने प्रकार की संपत्तियों के अंतरण के अलग से व्यवस्थाएं अलग से अधिनियमों में किए गए हैं, उन पे भी ये सिद्धांत लागू होते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत कहाँ बताए गए हैं? इधर अध्याय 2 में पूरा ये सिद्धांत है, अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत ना केवल इस विशेष प्रकार के बताए गए अंतरणों पे लागू होता है, बल्कि इसके अलावा जो माल विक्रय अधिनियम है, भागीदारी अधिनियम है, ट्रस्ट अधिनियम है, ठीक है,
जो भी ट्रांसफर संपत्ति के अंतरण करने के लिए लिखे गए हैं उन सब पे लागू होता है। ठीक है, आप अगर नहीं विश्वास होगा तो आप उस अधिनियमों में जा करके देख लोगे तो वहां लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, तो दो भागों में आपने देखा पूरा टीपीए कितने भागों में बटा है, दो। सैद्धांतिक पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष का मतलब होता है सिद्धांत बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, वो नियम, ठीक है, ना केवल इस विशेष प्रकार की संपत्तियों के अंतरण पे लागू होता है बल्कि जितने भी प्रकार के संपत्तियों के अंतरण के लिए अन्य विधियां लिखी गई हैं उन पे भी लागू होता है। अभी इस पे चलेंगे, बस अभी मोटा मोटा समझिए कि ये सिद्धांत हैं। ये सिद्धांत ना केवल ये विशेष प्रकार के संपत्तियों के अंतरण पे लागू होते हैं बल्कि अन्य विधियों में जो बताए गए हैं संपत्ति के अंतरण के नियम उन पे भी लागू होते हैं। जैसे माल विक्रय अधिनियम हो गया, भागीदारी अधिनियम हो गया, सुखाधिकार अधिनियम हो गया, न्यास अधिनियम हो गया, उन पर भी लागू होते हैं। आप इधर आ जाइए, ये देखिए संपत्ति अंतरण के व्यवहारिक पक्ष या विशिष्ट पक्ष इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? संपत्ति अंतरण के व्यवहारिक पक्ष या विशिष्ट पक्ष करते हैं। यहां देखिए संपर्क सूत्र भी लिखा हुआ है, यानी अगर आपको मेरे नंबर पे कांटेक्ट करना है, ठीक है, यानी फोन करना है तो आप सीधे मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं कि सर जी ये सुझाव चाहिए, इस पे वीडियो बना दीजिए, ठीक है, या आपकी क्लास मुझे ज्वाइन करना है। अगर ज्वाइन करना है तो तत्काल फोन करिए और क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास उपलब्ध है। संपत्ति अंतरण का व्यवहारिक या विशिष्ट पक्ष, व्यवहारिक या विशिष्ट पक्ष बताया गया है। इस व्यवहारिक या विशिष्ट पक्ष को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। इस भाग में लिखा है केवल अचल संपत्तियों के अंतरण के बारे में। कैसे संपत्तियां? केवल इमूवेबल प्रॉपर्टियों के ट्रांसफर की बात की गई है। इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टियों के ट्रांसफर की बात की गई है और इसमें केवल मूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात की गई है। तो इस तरह से आपने देखा जो व्यवहारिक पक्ष है, जो विशिष्ट पक्ष है, वो क्या कहता है? 3 प्रकार से संपत्तियों के अंतरण की बात की गई है, यानी उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया मैंने। टोटल कितने अध्याय हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 3, 3, 6 तरह के संपत्तियों के अंतरण की बात की गई। कितने प्रकार के? 6 तरह के संपत्तियों के अंतरण की बात की गई है। 3 इधर हैं, 2 इधर हैं, 1 उधर है। 3 चैप्टर कौन से हैं? केवल अचल संपत्तियों के अंतरण पे ये लागू होते हैं और चल अचल दोनों प्रकार के संपत्तियों पे केवल 2 चैप्टर है। केवल चल संपत्तियों के बारे में 1 चैप्टर है। लेकिन पहले धाराओं का डिवाइडेशन देख लेते हैं हम लोग कि सैद्धांतिक पक्ष पे कितने अध्याय कितनी धाराएं हैं, व्यवहारिक पक्ष पे कितने अध्याय कितनी धाराएं हैं। टोटल अध्यायों की संख्या आपने देखा 8 है, धाराओं की संख्या 137 है। एक शेड्यूल भी है जो रिपील हो गया है, धारा 2 के माध्यम से उसको रिपील कर दिया गया है। ठीक है, तो जो सैद्धांतिक पक्ष है, सैद्धांतिक पक्ष में आप देखेंगे 2 तरह के अध्याय लिखे गए हैं। पहला प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब कि परिचय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अधिनियम का परिचय होगा, अधिनियम में दिए गए कुछ शब्दों का परिचय होगा जिसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहा गया है या कहीं कहीं परिभाषा के नाम से भी उसे जाना जाता है। उसके बाद देखिए यानी जो अध्याय 2 है अंतरण के अध्याय, यानी यही सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से भी पूछे जाते हैं, यहाँ से भी पूछे जाते हैं, ठीक है, खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी इतने जो बोर्ड पे लिखा हुआ इसी में से कम 5 क्वेश्चन आप लेकर के आओगे, इसी में से मिल जाएगा आपको। सबसे पहले देखिए प्रारंभिक, फिर है अध्याय 2। अध्याय 2 क्या है? अंतरण के सिद्धांत इसी में बताए गए हैं, कोई नाम पर्टिकुलर नहीं दिया गया है। अध्याय 1 में मात्र धारा 1 से 4 है, शेष धाराएं 5 से 53 का अध्याय 2 में है। कितनी धाराएं हैं? 5 से 53 का हैं, याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। और ये जो सिद्धांत हैं, सिद्धांत भी 2 भागों में बटे हुए हैं, यानी सिद्धांत 2 भागों में बटे हुए हैं। 2 भागों का मतलब है कि कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो मूवेबल एवं इमूवेबल दोनों प्रकार की प्रॉपर्टियों पे लागू होते हैं और कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो केवल इमूवेबल प्रकार के प्रॉपर्टियों पे लागू होते हैं, यानी केवल अचल संपत्तियों के अंतरण पे ही लागू होते हैं। वो संपत्तियों का अंतरण चाहे ये बताए गए हों 6 प्रकार से, ठीक है, और चाहे कहीं अदर अधिनियम में बताए गए हों। तो जो पहला प्रकार है वो धारा 5 से 37 है और जो दूसरा है अचल संपत्तियों के बारे में बताया गया सिद्धांत वो धारा 38 से 53 का है। हो सकता है स्क्रीन में, ठीक है, वीडियो में पूरा यहाँ तक नीचे का ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं उसे बता दूंगा। ठीक, तो पहला जो है धारा 5 से 37 ये एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल नोट रखिएगा कि चल एवं अचल संपत्तियों के अंतरण के बारे में सिद्धांत कहाँ से कहाँ तक है, तो धारा 5 से 37 है, क्योंकि 38
38 ही डिवाइडेशन है, 38 से शुरू हो जाता है केवल अचल संपत्तियों के सिद्धांत का अंतरण जो है 38 से लेकर 53 का तक, याद रखिएगा 53 का तक आ जाता है। एक बाद में ये जो है यहाँ पे, ठीक है, ये प्रसंगा लग गया है 53 का, ठीक है। तो केवल अचल संपत्तियों के अंतरण के बारे में जो सिद्धांत है वो 38 से 53 का, और ये चल अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों के अंतरण पे ये सिद्धांत लागू होता है। अभी हम चलेंगे इन सिद्धांतों पे, क्या है ये सिद्धांत मोटा मोटा आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी आप इतना समझिए कि जो सैद्धांतिक पक्ष है वो 2 अध्यायों में बटा हुआ है, पहला प्रारंभिक, दूसरा सिद्धांत। दूसरा ही धारा 5 से 53 का तक है, जबकि आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी पढ़े थे दूसरा चैप्टर क्या है, धारा 5 से 55 तक है। ये 5 से 53 का तक है, वो 5 से 55 है रिलेवेंसी, और ये 5 से 53 का तक है सिद्धांतों के बारे में। ठीक, ये प्रारंभिक है, अध्याय 1 है, धारा 1 से 4, धारा 1 में परिभाषा है, ठीक है, धारा 2 में निरसन की बात की गई है, धारा 3 में धारा 1 में अधिनियम का नाम विस्तार की बात की गई है, 2 निरसन है, 3 परिभाषा है, और 4 जो है बैसाखी का काम करता है। तो अभी उस पर काम चले, हम लोग बताएंगे, उसको चलेंगे भी, आपको समझाएंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर लाइक कमेंट करते रहिए, ठीक है। जरूरत पड़ने पे कांटेक्ट करिए, ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास में जुड़ते रहिए और जो है पूरा आनंद लीजिए, ठीक है, कानून का आनंद लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप देखिए मैं कैसे सबको एक एक करके समझा दे रहा हूं। इधर आइए, जो अंतरण की बात की गई है, संपत्ति के अंतरण का व्यवहारिक पक्ष में कितने अध्याय हैं, टोटल 6 अध्याय हैं, और ये 6 अध्याय 3 भागों में बट गए हैं, 2-2 करके, ठीक है। पहले में 3 चैप्टर, दूसरे में 2, पहले लास्ट में 1। देखिए क्रम भी कितना अच्छा लिखा हुआ है। अचल 3 शब्द 3 अध्याय, चल 2 शब्द, अच्छा मतलब चल अचल 2 चीजें लिखी है तो 2 चैप्टर, केवल चल तो केवल 1 चैप्टर, ठीक। यानी यहाँ अचल 3 शब्द लिखे हैं तो 3 चैप्टर, यहाँ एक चल है, एक अचल है तो 2, यहाँ केवल चल है तो केवल 1 चैप्टर। यानी शुरू में 3, फिर 2, फिर 1, घटते क्रम में चैप्टर रखे गए हैं। पहले 3 चैप्टर, फिर 2 चैप्टर, फिर 1 चैप्टर, ठीक। घटते क्रम में चैप्टर का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल याद रखिएगा, 3, 2, 5 और 1, 6 चैप्टर, ठीक। जो पहला चैप्टर है, जरा ध्यान दीजिएगा, पहला चैप्टर है अचल संपत्तियों के अंतरण के बारे में, लेकिन ध्यान रखिएगा सभी प्रकार के अचल संपत्तियों के अंतरण की बात यहाँ नहीं की गई है। सभी प्रकार के अचल संपत्तियों के अंतरण की बात नहीं की गई है। फिर आइए क्या कह रहा है ये, कि अचल संपत्तियों के अंतरण के कितने ढंग बताए गए हैं, केवल 3 ढंग बताए गए हैं, विक्रय, बंधक, पट्टा, सेल, मॉर्गेज, लीज, ठीक है। कितने हैं, सेल, मॉर्गेज में जो है जो चार्ज भी है यानी भार भी है, और लीज, ठीक है। विक्रय कौन सा चैप्टर है, 3, क्योंकि सिद्धांत खत्म हो जाता है 2 पे, तो 2 के बाद जो व्यवहारिक पक्ष का पहला चैप्टर है वो है चैप्टर 3, वो है चैप्टर 3। जबकि चैप्टर 3 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अगर आप पढ़ोगे तो मिलेगा वह तथ्य जिन्हें साबित करने की जरूरत नहीं है। आईपीसी का चैप्टर 3 पढ़ोगे तो आपको मिलेगा कि दंड के बारे में, और धारा 53 ही शुरू होती है वहां से भी, ठीक है। यहाँ धारा 54 शुरू होती है और वहां धारा 53 शुरू होती है आईपीसी में, जो दंड के प्रकार बताती है। आइए, तो यहाँ जो अचल संपत्ति के बारे में अंतरण है 3 प्रकार के हैं। विक्रय द्वारा, यानी विक्रय का मतलब होता है कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण, कीमत के बदले स्वामित्व का अंतरण, यानी कुछ हमें कीमत मिल जाए तो हम अपने स्वामित्व का अंतरण कर दें, अपने मालिकाना हक का अंतरण कर दें, उसी को कहते हैं विक्रय, ठीक है। लेकिन ये विक्रय किसके, केवल अचल संपत्ति के। अगर हम ये अपना मार्कर बेचेंगे तो ये टीपीए से गवर्न नहीं होगा, क्योंकि ये विक्रय जो है ये अचल संपत्तियों की बात करता है और ये मार्कर पे लागू नहीं होगा। अगर हम अपना घर बेचेंगे तब इससे गवर्न होगा विक्रय, ठीक है। जब घर बेचेंगे तब पे ये लागू होगा। यानी अगर हम कोई गाड़ी बेचें, कार बेचें, कुर्सी बेचें, चेयर बेचें तो ये टीपीए वहां पे लागू नहीं होगा, ठीक है। इधर आ जाइए, दूसरा है बंधक, मॉर्गेज। तीसरा क्या है, पट्टा। तो विक्रय, बंधक, पट्टा, ठीक है। विक्रय, बंधक,
पट्टा। अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5। धारा कहां से कहां तक है? 54 से 57 विक्रय, 54 से 57 और बंधक 58 से 104। फिर पट्टा, पासे पट्टा, पासे 5 और पासे 105। ठीक है, तो पट्टा 5 105 से 117 तक चलता है। बिल्कुल याद रखिएगा, पट्टा अध्याय 5 धारा 105 से 117। तो पासे 5 पासे 5, ठीक है नहीं, पासे पट्टा पासे 5 पासे 105। ठीक है, तो 105 117 बिल्कुल याद रखिएगा। कैसे भी जुगाड़ लगाइए जरूर, क्योंकि काम करना है, आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद चल अचल संपत्तियों में केवल 2 चैप्टर मैंने शुरू में बताया, घटते क्रम में लिखा हुआ है। पहला है विनिमय अध्याय 6। ठीक है, विनिमय मतलब होता है बदलना, सामान का बदलना। हम अपना मार्कर आपको दिए, आप उसके बदले मुझे कोई दूसरी सामान दे दिए, अपना मार्कर दे दिए तो बदल उठा। ठीक है, तो विनिमय अन्य अध्याय 6 अभी समझाएंगे, इसको एक एक करके समझाएंगे। पहले चैप्टर को रटाएंगे फिर आपको समझाएंगे। तो पहले चैप्टर को रटिए। पहला क्या है? अध्याय 3 विक्रय। ठीक है, अध्याय 3 क्या है? विक्रय है। अध्याय 4 क्या है? बंधक। 5 क्या है? पट्टा। तो पासे पट्टा पासे 5, यानी पट्टा कहाँ है? अध्याय 5 में है। और शुरू कहाँ से होता है? धारा वो भी 5 से ही है, लेकिन 105 से है और 117 पे समाप्त हो जाता है। तो 7 से 17, 7 से समापन, यानी पट्टा 17 पे समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर आता है विनिमय यानी बदलना। वो अध्याय 6 से शुरू होता है, 118 से 121 तक। मात्र 4 चैप्टर धाराएं इसमें है, 118 से 121। लेकिन फिर आ जाता है दान। भैया दान करो, दान करो, दान। अध्याय 7। ठीक है, गिफ्ट है, इसको कहते हैं गिफ्ट करना, यही गिफ्ट है अध्याय 7। ठीक है, धारा 122 से 129 बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इस दान से भी। 122 से 129, तो दान कहाँ है? 22 से 129 तक है। और उसके बाद है एक्शनेबल क्लेम। अभी समझाएंगे क्या होता है एक्शनेबल क्लेम। बहुत परेशान करता है ये बच्चों को, आज इसको हम समझा देंगे अच्छे से। ठीक है, आज इसकी खबर ले ली जाएगी, परेशान नहीं कर पाएगा। उसके बाद क्या है? अध्याय 8 धारा 130 से 137। एक्शनेबल क्लेम कहाँ है? एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, यहाँ पे डिफिनीशन एक्शनेबल क्लेम की धारा 3 में दी गई है। यहाँ पे बताया गया एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया जा सकता है कि नहीं, और किया जाता है तो उसके फॉर्मेलिटीज क्या होते हैं, औपचारिकताएं क्या होती हैं। तो अध्याय 8 एक्शनेबल क्लेम से जुड़ा हुआ है, धारा 130 से 137। ठीक है, तो इस तरह से मोटा मोटा आपके समझ में आ गया होगा कि जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं, जिनको 3 भागों में बांटा गया है। केवल अचल संपत्तियों के बारे में, केवल चल संपत्तियों के बारे में, उच्च अचल दोनों के बारे में, और केवल चल संपत्तियों के बारे में। यानी ये व्यवहारिक पक्ष का मतलब ये है कि संपत्ति के अंतरण के ढंग, कितनी तरह से संपत्ति अंतरित की जा सकती है। तो जितने तरह से संपत्ति अंतरित की जा सकती है उसी में से कुछ ढंग टीपीए में बताए गए हैं, कुछ ढंग बताए गए हैं। संपूर्ण तरीका अंतरण का नहीं बताया गया है, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण तरीका अंतरण का नहीं बताया गया है, केवल ये 6 तरीके अंतरण के बताए गए हैं। कौन कौन से? बेचना, बंधक रखना, पट्टा करना, विनिमय करना, दान करना, एक्शनेबल क्लेम। ये 6 तरह के केवल बताए गए हैं। इसका ये मतलब नहीं कि ये संपूर्ण है, और जिन विषयों पे ये लिखे हैं उस पे भी अधूरे हैं। ठीक है, ये जिन विषयों पे लिखे हैं उस पे भी अधूरे हैं, और सभी विषयों पे लिखे भी नहीं हैं, जिन पे लिखे हैं उन पे भी अधूरे हैं। क्यों ऐसे मैं कह रहा हूं, या फिर से देखिए, अचल संपत्ति के बारे में लिखा है ना, तो अचल संपत्ति का विक्रय, ठीक है, तो अचल संपत्ति का केवल विक्रय है। विक्रय भी सभी प्रकार की संपत्तियों का नहीं है। विक्रय जो है भी वो सभी संपत्तियों का नहीं, केवल अचल संपत्तियों का विक्रय। चल का विक्रय फिर कैसे होगा, वो यहां लिखा ही नहीं है। फिर बंधक करना, यानी बंधक का मतलब क्या है कि हम अपनी जमीन किसी को रख करके, ठीक है, उस पर कोई पैसा ले लें, कोई लोन ले लें। तो जमीन रख मतलब जमीन का स्वामित्व ना ट्रांसफर हो, ठीक है, यानी कुछ समय के लिए जमीन को दे दें, उसके बाद उस पर आपसे कुछ पैसा ले लें, और ये कहते हैं कि भैया आप जमीन मेरे ले रही है, ये मतलब इस सिक्योरिटी के रूप में कि कहीं अगर आपको डर हो कि मैं पैसा वापस नहीं करूंगा तो जमीन आप रखे रहिए, उसके बदले मुझे पैसा दे दीजिए, यही तो बंधक है। लेकिन अगर हम ये पेन मार्कर दे करके आपसे 2 रुपया लेना चाहें, तब कि हमें 2 रुपया कर्ज दे दो, मेरे पास नहीं है, लो ये मेरा मार्कर रख लो, तो उस पर ये नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि ये मार्कर अचल संपत्ति नहीं है, और ये देखो अचल लिखा हुआ है हेडिंग में। ठीक है, तो इसका मतलब फिर वो कहाँ से चलेगा, तो वो चलता है संविदा अधिनियम से। संविदा अधिनियम के अध्याय 8 से, ठीक है, 9 से, सॉरी, अध्याय 9 में चलता है गिरवी।
गिरवी से चलता है, धारा 172 शायद होगा, ठीक है, देख लीजिएगा। गिरवी से चलता है, उसको गिरवी कहते हैं। नहीं, जब हम चल संपत्ति को रखकर उस पर कोई पैसा लें तो वो गिरवी, अपना पेन रख दें, अपना मोबाइल रख दें, ठीक है, और कोई पैसा किसी से उधार ले ले तो वो गिरवी कहलाता है। और जब कोई हम स्थावर संपत्ति रख देते हैं, मकान रख दें, खेत रख दें, तो वो क्या कहता है, मॉर्गेज कहता है। तो ये केवल मॉर्गेज की बात करता है, गिरवी की बात नहीं करता, इसलिए अचल संपत्ति लिखा है। फिर क्या है, पट्टा, ठीक है। पट्टा किसका, केवल अचल संपत्ति का। अचल संपत्ति का अगर पट्टा करोगे तो ये लागू नहीं होगा। उसके बाद विनिमय, विनिमय चल अचल दोनों का कर सकते हो, तो ये अपने आप में कंप्लीट है। विनिमय चाहे चल संपत्ति का करो चाहे चल, कभी अगर संपत्ति अदला बदली की जाती है तो यही प्रोविजन लागू होता है। अध्याय 6 धारा 118 से 121 लागू होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी मैं चलूंगा विनिमय क्या होता है, अभी नहीं बता रहा हूं, अभी चलूंगा विनिमय क्या होता है। फिर क्या है, दान, दान, दान भी केवल, दान भी कंप्लीट है। चल संपत्ति का दान करोगे तो भी यही टीपीए लागू होगा, अचल संपत्ति दान करोगे तब भी टीपीए लागू होगा, ठीक है। आप रास्ते चलते समय कोई भिखारी आ गया, उठा जेब से निकाल के पैसा दे दिए तो ये दान है, ठीक है, उस पर भी यही लागू होता है। और अपना मकान किसी को फ्री में दे दिए तो वो भी दान है, उस पर भी यही लागू होता है, ठीक है। तो आप अब ये है कि दान में क्या देना, अब दान में बहुत कुछ मिलता है, दान में देने वाले बहुत कुछ देते हैं, ठीक है, लेकिन आप दान उतना ही करिएगा जितना आपका सामर्थ्य होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो दान चल अचल दोनों पे लागू, यानी विनिमय और दान कंप्लीट है। जब भी कोई व्यक्ति कहीं दान करेगा तो उस पर संपत्ति अंतरण अधिनियम ही लागू होगा, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे अचल हो। और जब वो विनिमय करेगा, अदला बदली करेगा, आपके पास 100 रुपये की नोट है, आप कहते हो साहब हमको जो है नई वाली नोट दे दो, हमारी पुरानी वाली नोट ले लो क्योंकि हमको जो है ज़रूरत है नई नोट की। तो हम कहे ठीक है ले लो हमारी पुरानी वाली, नई वाली नोट हमको पुरानी दे दो, कीमत तो दोनों का बराबर है। तो ये क्या हुआ, ये विनिमय है कि नहीं है। तो नोटों का अदला बदली ये भी विनिमय है। हमारे पास 10-10 की गड्डी थी 1000 की, आपके पास जो है 500-500 की 2 नोट थी, आपको टूटे की पैसे की जरूरत थी, आपने कहा था भैया 2 500 का ले लो, हमको 10 की 100 की गड्डी दे दो, ठीक है, इन 1000 की गड्डी दे दो, मैंने दे दिया। तो वो क्या है, वो अदला बदली है, वो विनिमय है, ठीक है। लेकिन मैंने ये मार्कर दे दिया, आपने 10 रुपया दे दिया उसके बदले में, तो ये विनिमय नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने तो खरीद लिया मेरा मार्कर 10 रुपया दे करके, तो ये विनिमय नहीं। खैर अभी बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर से दान पे आइए, दान अध्याय 7 में 122 से 129। फिर क्या है, चल संपत्ति के बारे में, ठीक है, लिखा हुआ है केवल एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है अभी समझाएंगे। फिर से आ जाइए इस तरफ, सैद्धांतिक पक्ष पे आ जाइए। तो यानी आपने व्यवहारिक पक्ष में क्या देखा कि 6 विशेष प्रकार के संपत्तियों के अंतरण के ढंग बताए गए हैं। और वो 6 प्रकार में क्या है, विक्रय है जो अध्याय 3 में उल्लिखित किया गया है। उसके बाद बंधक है जो अध्याय 4 में लिखा हुआ, धारा 58 से 104 तक। उसके बाद अध्याय 5 में पट्टा की बात की गई है, ठीक है, जो चल अचल दोनों पे लागू होता है, वो धारा 105 से 117 तक लिखा हुआ है। उसके बाद अध्याय 6, ठीक है, जो चल अचल दोनों पे लागू होता है, ठीक है, वो हाँ सॉरी चल अचल दोनों पे लागू होता है विनिमय अध्याय 6। पट्टा केवल अचल पे लागू होता है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, फिर से समझिएगा कि केवल अचल संपत्तियों पे 3 चैप्टर लिखे हुए, यानी 3 प्रकार के संपत्ति, टोटल 6 प्रकार के संपत्तियों के अंतरण का ढंग बताया गया है, जिसमें से 3 प्रकार के ढंग केवल अचल संपत्तियों पे लिखे गए हैं। कौन कौन से, विक्रय बंधक पट्टा, विक्रय बंधक पट्टा, ठीक है। विक्रय है अध्याय 3 में, बंधक है अध्याय 4 में, पट्टा है अध्याय 5 में। विक्रय की बात की गई धारा 54 से 57, बंधक की बात की गई 58 से 104 और पट्टा की बात की गई है 105 से 117। उसके बाद फिर देखिए चल अचल दोनों प्रकार के संपत्तियों पे, ऐसी संपत्तियों के अंतरण का ढंग 2 तरह से बताया गया जो चल अचल दोनों पे लागू होते हैं, वो है विनिमय और दान। विनिमय दान, ठीक है, विनिमय 118 से 121, दान 122 से 129। और अंत में लिखा है एक्शनेबल क्लेम जो केवल चल संपत्तियों के बारे में लागू होता है। तो एक्शनेबल क्लेम चैप्टर 18 में है 130 से 137। अब आ जाइए इधर, ठीक है, इधर क्या है, सैद्धांतिक पक्ष की बात की गई है। कौन से पक्ष, सैद्धांतिक पक्ष की बात की गई है। प्रारंभिक अध्याय 1 से 1, अध्याय 1 धारा 1 से 4 और उसके बाद जो है, जो ये तो एक जनरल है, कर सकते हैं परिचयात्मक खंड है, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, हाल चाल पूछता है अधिनियम का, ठीक है। भाई किसी से भी आप कहीं पहली बार मुलाकात करोगे तो क्या होगा, सबसे पहले हम अपनी कहानी नहीं बताते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता है। तो उसी तरह से कोई भी अधिनियम आप पढ़ोगे तो सबसे पहले वहाँ आपको इंट्रोडक्शन ही मिलता है, ठीक है। अभी इंट्रोडक्शन पे चलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले अध्याय 2 पे थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतरण के बारे में चैप्टर 2 है जो धारा
5 से 53 का तक है। मैंने फिर बताया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अध्याय 2 जो रिलेवेंसी से जुड़ा हुआ है धारा 5 से 55 तक। ठीक है, फिर से आ जाइए, धारा 5 से 53 का तक है, ये 55 तक नहीं है, नहीं तो बराबर हो जाता उसके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। फिर से देखिए, चल एवं अचल दोनों संपत्तियों के बारे में लागू है। कैसे? चल अचल दोनों, इन जो सिद्धांत हैं वो भी 2 भागों में बटे हैं। चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों पे जो सिद्धांत लागू है वो है धारा 5 से 37। धारा 5 से 37 चल अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों पे लागू होता है ये सिद्धांत, चाहे इस अधिनियम के तहत अंतरण इन 5 में से कोई हो, चाहे इस अधिनियम से बाहर कहीं विधि में लिखा हुआ हो। ठीक है, मैं कई बार बोल चुका हूं कहां कहां लिखा हुआ है। हाँ, कंप्लीट नहीं है, जरूर दृष्टांत के रूप में ही बताया हूं, जैसे माल विक्रय अधिनियम, भागीदारी अधिनियम, सुखाधिकार अधिनियम, न्यास अधिनियम। ठीक है, फिर से आ जाइए, और केवल अचल संपत्तियों के बारे में जो सिद्धांत बताए गए हैं वो धारा 38 से लेकर के 53 का तक। कहां तक? 38 से लेकर 53 का तक के जो सिद्धांत बताए गए हैं ये केवल अचल संपत्तियों के ट्रांसफर पे ही लागू होते हैं, चाहे इस अधिनियम के अंतर्गत किए जा रहे हों ये तीनों, और चाहे इस अधिनियम से बाहर कहीं अचल संपत्ति के अंतरण की बात की गई हो तो उस पे। क्लियर? अब आ जाइए, अब थोड़ा सा हम लोग अंदर चलते हैं। अब मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ होगा कि आप लोगों के समझ में कुछ आ गया होगा। कुछ का मतलब कि पूरा अधिनियम आपने देखा, इसका नाम विस्तार प्रारंभ देखा, भूतलक्षी प्रभाव समवर्ती सूची 6 के साथ सिविल मौलिक विधि है। ठीक है, लॉर्ड रिपन महोदय थे, रिपन, ठीक है, रिपन ने ही इसको लिखाया है, यानी उन्होंने ही इसको पास किया है, रिपन साहब ने। ठीक है, ये भारत के वायसराय थे, गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, गवर्नर जनरल का पद 1858 में खत्म हो गया। ठीक है, 1858 में गवर्नर जनरल का पद भारत से खत्म हो गया था। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय अंग्रेजों के पैर बुरी तरीके से उखड़ गए थे। उसके बाद 1858 में उन्होंने भारतीयों को बेवकूफ बनाया। भारतीयों को बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? कह दिया भारतीयों से कि ये भारतीयों, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस अंग्रेजों ने आप पे गद्दारी की, जिन्होंने आपको मारा पीटा कूचा, जिसके शासनकाल में आपको मारा पीटा गया, आपको परेशान किया गया, मैं उसको खत्म कर रहा हूं, उसका पद खत्म कर रहा हूं। लेकिन ये बेवकूफ बनाया सरासर, वो पद नहीं खत्म किया बल्कि नाम केवल बदल दिया। व्यक्ति तो वही था साहब, लॉर्ड कैनिंग वो भी था। लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था और उसी का नाम बदल के, ठीक है, वायसराय कह दिया गया। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी है और भारत का प्रथम वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग ही होता है। भारत को इस तरह से बेवकूफ बनाया गया, इस तरह से उनकी आंखों में धूल झोंका गया कि आप समझ में आता है कि कैसे अंग्रेजों ने बेवकूफ बनाया था। ठीक है, हाँ, ये बात सही है कि कुछ अंग्रेजों ने देन भी किए, कुछ अंग्रेजों ने दिया भी है हम लोगों को। ठीक है, कुछ अंग्रेजों ने दिया भी है। बहुत सारी यहाँ की कृतियाँ थी, बहुत सारी यहाँ बुराइयाँ थी, सामाजिक बुराइयाँ थी और तरह तरह से बहुत तरह से बुराइयाँ व्याप्त थी, जिनको उन्होंने कानून बना के दूर भी किया है। तो कुछ फायदा भी दिया है, नुकसान भी किया है। ठीक, फिर से आइए वापस। तो अंतरण के बारे में सिद्धांत अध्याय 2, ये सिद्धांत 2 भागों में बटा हुआ है। 2 भागों का मतलब चल अचल दोनों पे लागू होने वाला सिद्धांत, केवल अचल पे लागू होने वाला सिद्धांत, चल अचल पे लागू होने वाला सिद्धांत केवल धारा 5 से 37 तक, अचल संपत्तियों पे लागू होने वाला सिद्धांत 38 से 53 का तक। ठीक है, फिर अभी आते हैं इस पे। उसके बाद आप जरा हम लोग थोड़ा सा सिद्धांत के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब मुझे लगा कि आप लोगों को लगभग चीजें याद हो गई होंगी, धाराएं याद हो गई होंगी। सिद्धांतों के बारे में चलते हैं। वो कौन से सिद्धांत हैं? सिद्धांत समझ लो और ये 6 प्रकार के अंतरण समझ लो। टीपीए खत्म है क्या टीपीए में? और ये सिद्धांत समझ लो कौन कौन से सिद्धांत हैं। भाई इसको तो आपने समझ लिया, ये सिविल मौलिक विधि है। ठीक है, भविष्यलक्षी प्रभाव रखती है, समवर्ती सूची का विषय, प्रशिष्टि 6 का लॉर्ड रिपन महोदय थे, पासिंग